Hello everyone. I welcome all the students in our YouTube channel Universal Institute. ये लाइव प्रोसेस का सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 न्यूट्रिशन और नंबर 2 फोटोसिंथेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। सबसे पहले न्यूट्रिशन है क्या? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और उस फूड को यूटिलाइज करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उन फूड्स में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब हो सकता है। और ये जो अभी मैंने नाम आपको बताए यही सब क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये करते क्या हैं? तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इनमें से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कुछ बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, कुछ बॉडी को मेंटेन करने में, ऑर्गन्स को रेगुलेट करने में और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हो गए न्यूट्रिएंट्स के। अब हर ऑर्गेनिज्म का फूड को यूटिलाइज करने का या किस टाइप का वो फूड इनटेक कर रहा है, ये सब जो प्रोसेस है ये डिफरेंट हो सकता है। तो इस बेसिस पे न्यूट्रिशन दो टाइप का हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉप का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर लेंगे। इसको थोड़ा और टेक्निकली समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में या ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सा है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। और प्लांट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल यहाँ पे और दिया हुआ है, फेरोबैसिलस आयरन बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है? ये फेरस को फेरिक आयन में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से और भी बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल से इस तरह से एनर्जी गेन करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। इनको कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑटोट्रॉप्स ने बनाया है ये उसे कंज्यूम करेंगे। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। और ये फूड किसने बनाया है? ऑटोट्रॉप्स ने बनाया है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का हो सकता है। इसमें नंबर 1 है सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जितने भी फंगस और कुछ बैक्टीरिया हैं ये डेड और डिकेइंग मटेरियल जहां होता है वहां से उस मटेरियल को कुछ केमिकल्स की हेल्प से ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे फिर ये एनर्जी बनाते हैं। तो ये हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ कुछ सड़ा गला मटेरियल पड़ा हुआ है और ये मटेरियल लीव्स हो सकती हैं, ये ब्रोकन ट्विग्स यानी कि जो डाल होती हैं, या फूड आर्टिकल हो सकते हैं, कुछ फूड वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है। तो इन सब में ये जब ये सड़ने लगता है मटेरियल तब इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको ब्रेक करके इससे एनर्जी गेन करते हैं। इसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स जो होंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा ये
डायरेक्ट जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, डायरेक्ट उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो इट इज़ अ मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लरिशेस बाय ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए लीच, जोंक, लीच ने आपके बॉडी से ब्लड सक किया, तो हम कहेंगे कि लीच यहाँ पे क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। और जो हमारा हम हैं वो उसे क्या बोला जाएगा, होस्ट बोला जाएगा। इसी तरह से केवल जो एनिमल्स हैं वही पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते, कुछ प्लांट्स भी हैं जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कसकुटा, अमरबेल। आपने इसे जरूर किसी गार्डन में या रोड के साइड में जरूर देखा होगा, ये लटकता रहता है धागे जैसा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस पूरे प्लांट में ये कसकुटा अमरबेल छाया हुआ है। और ये क्या करता है, ये एक स्ट्रक्चर अपने बॉडी से निकालेगा जिसको बोलते हैं ऑस्टोरिया, और ये इसको सकिंग रूट्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जिस होस्ट प्लांट के पास ये भेजेगा, यानी जिसके ऊपर ये लटका हुआ है, उस प्लांट में जो फूड मटेरियल है उसे ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फूड को सॉलिड फॉर्म में इनटेक करेगा, इसलिए इसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और उसके बाद उस फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी क्रिएट करेगा। तो जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हैं वो लगभग सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको भी क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसके 3 टाइप्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे। तो हर्बीवोर्स वो हैं जो केवल प्लांट्स को एज ए फूड यूज़ करते हैं, जैसे कि गोट हो गया, रैबिट हो गया, एलिफेंट। और कार्निवोर्स वो हैं जो केवल हर्बीवोर्स को एज ए फूड यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे काऊ हो गया, बुफेलो, डियर, गोट, रैबिट, इनको ये खा जाएंगे। ओमनिवोर्स वो हैं जो सब कुछ भी खा सकते हैं, जैसे ह्यूमन, कॉकरोच भी आ गया, पिग भी आ गया, इसमें क्रो भी आ गया, ये सब। तो इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का एक लेमन डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल सबस्टेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन आपने देखी होगी कई बार, CO2 और वाटर रिएक्टेंट की साइड है, और क्लोरोफिल की हेल्प से HV जो आप देख रहे हैं ये H म्यू है, और इसका मतलब होता है सनलाइट। और प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, साथ में यहाँ वाटर और ऑक्सीजन है। हो सकता है किसी बुक में ऐसा भी हो कि प्रोडक्ट में वाटर नहीं दिखा रखा हो, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट में आप देखिए 6H2O हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं, 12 हैं। तो अगर हम 6H2O को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12H2O में से 6H2O माइनस हो जाएंगे, तो टोटल H2O कितने हो जाएंगे लेफ्ट साइड में 6। तो इस तरह से इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है जिसमें प्रोडक्ट में H2O नहीं होगा। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। आप अपने चारों तरफ जितने भी प्लांट्स देखते हो मैक्सिमम ग्रीन कलर के होते हैं, और ऐसा किस वजह से होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से। और भी दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, उनकी बात अभी हम इस टॉपिक में नहीं करने वाले। चलिए अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए अभी जो आपने फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन देखा है जिसमें CO2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में, और वाटर से प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में हमने लिख रखा है वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में कार्बन के पास भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के पास भी ऑक्सीजन है।
तो दो रिएक्टेंट हैं आपके पास, दोनों के पास ऑक्सीजन है, लेकिन याद ये रखना है आपको कि ये जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बन रहा है ये वाटर से आया है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो आपको 11th क्लास में बताया जाएगा। तो अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एनसीईआरटी में 10th के एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जो भी 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसे ठीक तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में हम जा रहे हैं। अब साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट का है। एक डायग्राम 2D है और दूसरा डायग्राम 3 डायमेंशनल है। तो आप इसमें देखिए, आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के बाद आप कुछ कॉइन्स को एक साथ रख दिया गया हो, जैसे सिक्के रख दिए गए हो एक साथ, इसे क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और देखिए ग्रैनम को कनेक्ट करता हुआ थैलाकॉइड। तो इसी को 3 डायमेंशनल यहाँ दिखा रखा है। तो अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। तो देखिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हिल ने इसको अच्छे से स्टडी किया था। और ये होता कहाँ है, ग्रेना ऑफ थाइलाकॉइड। तो यही जो आपने अभी देखा डायग्राम, कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। इट इज़ नेम्ड एज लाइट रिएक्शन एज इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट रिएक्शन केवल लाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए ये लाइट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में वाटर का स्प्लिटिंग होता है। डार्क रिएक्शन नेक्स्ट है, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये डे नाइट किसी भी टाइम पे हो सकती है। जनरली जो प्लांट्स होते हैं उसमें डे टाइम पे ही होती है, लेकिन फिर भी इसे डार्क रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि इन लोगों ने इसको स्टडी किया था। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इस साइकिल में डार्क रिएक्शन में एक साइकिल होती है, और इस साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। और वो जो 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्पेलिंग में GLI है, Y कर लेना है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब थोड़ा सा डिफरेंस की बात कर लेते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले तो जो रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है उसमें रिएक्टेंट की साइड में क्या है, CO2 है और वाटर है। प्रोडक्ट की साइड में क्या है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। तो अगर मैं उस रिएक्शन में लाइट और डार्क रिएक्शन समझाना चाहूँ तो वाटर H2O से जब O2 बन रहा है ये तो हो गया लाइट रिएक्शन या लाइट स्टेज, और जब CO2 से ग्लूकोज बन रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, डार्क स्टेज या डार्क रिएक्शन। तो डिफरेंस क्या है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैना में होता है, मतलब वही जो आपको कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, उसके बाहर, यानी बाहर जो लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि भाई लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल के अंदर जो ग्रैना है वहाँ होता है, और डार्क रिएक्शन ग्रैना के बाहर जो स्पेस है वहाँ होता है। दूसरा डिफरेंस, लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकती है, और डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस होता है, और जो वहाँ ATP प्रोड्यूस हुआ है वो डार्क रिएक्शन में यूज हो जाता है। फिर अगला डिफरेंस है, लाइट रिएक्शन में NADPH प्रोड्यूस होता है। अब ये NADPH क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको 11th क्लास में ही पता चलेगा। अभी आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या होता है डिटेल में आपको 11th में पता चल जाएगा, या इसमें मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो लाइट रिएक्शन में NADPH प्रोड्यूस होता है, और जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है ये यूज कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। नेक्स्ट, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग हुआ है, और डार्क रिएक्शन में इस ऑक्सीजन को
जो CO2 है वो यूज़ होता है। यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ CO2 यूज़ हो रहा है। फिर लाइट रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, क्लोरोफिल नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ग्रैना में, उसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं मेजर स्टेप्स की। तो मेजर स्टेप्स में ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ये 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसमें नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, यानी कि सबसे पहले तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी इसी को क्या बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से वाटर स्प्लिट हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा, H2 बनेगा और O2 बनेगा। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और इसके बाद फाइनली जो CO2 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस ADP चेंजेस टू ATP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये वाली जो बात लिखी हुई है अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये 11th वाली जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तब भी बात समझ में आएगी। तो अभी तो आप एज इट इज इसको याद कर लीजिए। फिर इसके बाद रिलीज, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, 10th की एनसीईआरटी में ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये तो फोटोसिंथेसिस में होता ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है 10th के लेवल पे आपको यही केवल 3 पॉइंट ये पता होने चाहिए कि लाइट एब्जॉर्ब होती है पहले, उसके बाद कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का, और उसके बाद रिडक्शन होता है CO2 का। लेकिन कुछ बुक्स में जैसे प्रदीप और दिनेश में और लखवीर सिंह में थोड़ा डिटेल में दिया रहता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं, अब इसके बाद एनसीईआरटी में 10th एनसीईआरटी में लीव का एक डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट और डायग्राम दोनों देखेंगे। एनसीईआरटी के लीव के डायग्राम को समझने के लिए हमने जो यहाँ पे डायग्राम लिया है वो डॉर्सी वेंट्रल लीव है, यानी कि डाइकॉट लीव को लिया है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है एक ऐसी लीव जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस हो। डॉर्सल का मतलब होता है लीव का बैक साइड, यानी कि लीव अगर प्लांट में लगी हुई है तो लीव का वो वाला फेस जो सॉइल की तरफ है उसको डॉर्सल बोलते हैं, और वो वाला फेस जो अपर साइड में होता है उसे बोलते हैं वेंट्रल, यानी कि जो सनलाइट की तरफ फेस होता है वो होता है वेंट्रल। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो वेंट्रल सरफेस होता है, यानी कि लीफ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा क्लोरोफिल होने की वजह से वो ज़्यादा ग्रीन होता है, और जो लीफ का लोअर पार्ट होगा क्योंकि वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं जा पा रही तो वो थोड़ा लाइट कलर का होता है। तो ये तो मतलब हो गया डॉर्सी वेंट्रल का। तो अब इसके एक एक पॉइंट पे बात करते हैं, और ये सारे पॉइंट समझने के बाद जो एनसीईआरटी का डायग्राम है फिर वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीव, वर्टिकल सेक्शन आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं, ये वर्टिकल सेक्शन है और इसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऊपर भी है और नीचे भी है। इसके बाद दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इसे तो बोलते हैं मीजोफिल, और इसके साथ में है वैस्कुलर सिस्टम। तो जो लीफ में आप वेन्स देखते हैं, या ये कहें कि जो लीफ का स्केलेटन पार्ट है उसमें क्या होता है, उसमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में भी आप आसानी से देख सकते हैं, ये देखिए वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम दिखा रखा है। तो ये मिड रिब में दिखा रखा है, मिड रिब के साथ जो बाकी वेन्स हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस। अब जो अपर सरफेस है उसे क्या बोलते हैं? एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस होता है उसको बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस। और जो क्यूटिकल है वो लोअर सरफेस में कॉन्स्पिक्यूअस होता है, लीफ में ही कॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी क्लियर होता है। फिर इसके बाद द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा। इसके अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए स्टोमेटा होल्स हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा।
एबैक्सियल यानी कि लोअर सरफेस में क्या बोला जा रहा है, ज़्यादा स्टोमेटा होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लीफ के अपर सरफेस में आकर के डिपॉजिट होगा। तो इससे क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज ब्लॉक नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता कि सारे स्टोमेटा लीफ के अपर सरफेस में होते तो जब डस्ट पार्टिकल्स आ करके डिपॉजिट होंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन एडैक्सियल एपिडर्मिस। द लैटर में इवन लैक स्टोमेटा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अपर एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा ना भी हो। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड द मीजोफिल। इसके बारे में पहली बात हो गई है। अब मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। तो मीजोफिल जो सेल्स हैं ये कैसी सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये बिल्कुल लाइन से जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं वर्टिकल, इनको तो बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल। और जो आपको जिनका अरेंजमेंट इर्रेगुलर है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। द एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स which are arranged vertically and parallel to each other। डायग्राम में आप देख सकते हैं। The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis। तो आप देख सकते हैं नीचे जो सेल्स हैं स्पॉन्जी मीजोफिल ये पूरा लोअर एपिडर्मिस तक फैली हुई हैं। There are numerous large spaces and air cavities between these cells। अब ये वाली जो सेल्स होंगी यानी कि मीजोफिल सेल्स, इनके बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी सारा स्पेस है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एयर कैविटी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये NCERT 11th की बुक से डायग्राम लिया गया है और ये 10th वाला है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैविटी आपको दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिब। तो आप ये 10th वाले डायग्राम में देख सकते हैं, 10th की बुक में जो डायग्राम है। द साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। यानी कि लीफ का जो वेन का साइज होगा वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वैस्कुलर बंडल का भी साइज ज़्यादा होगा। द वेन्स वैरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स। हमें पता है कि डाइकॉट लीव्स में जो वेन्स का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट, यानी कि उसका जो नेटवर्क होता है, जो वेन्स होती हैं पैरेलल नहीं होती हैं। द वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीथ। आप देख सकते हैं रेड कलर से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, बंडल सीथ बोलते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें क्योंकि केवल ये डायग्राम को समझना था इसके लिए हमने ये सब कुछ देख लिया। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट 10th में जो डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए लीफ के स्ट्रक्चर में मिड रिब हमें पता चल गया, लैमिना पूरे लीफ का जो पार्ट जिसको हम देख रहे हैं वो लैमिना हो जाएगा या लीफ ब्लेड हो जाएगा। और ये इसका क्रॉस सेक्शन लीफ का दिखा रखा है। तो आप देखिए क्यूटिकल है, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे क्लोरोप्लास्ट वाली पैरेलल सेल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, पैलिसेड पैरेन्काइमा। उसके बाद मीजोफिल पैरेन्काइमा है जिसके बीच में एयर स्पेसेस दिख रहे हैं। और गार्ड सेल आप देख सकते हैं, गार्ड सेल के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, लोअर एपिडर्मिस में। तो इस तरह से लीफ का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है कंप्लीट। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम 2 एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको इसे याद रखना है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो जो कलर होगा कार्बोहाइड्रेट का वो कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। तो क्या याद रखना है, स्टार्च का रिएक्शन आयोडीन के साथ होता है तो कलर क्या आता है, डार्क ब्लू।
अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। तो देखिए, टेक अ पॉटेड प्लांट, यानी कि गमले में लगा हुआ पौधा, विद वैरीगेटेड लीव्स। वैरीगेटेड लीव्स का क्या मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंड वाला डायग्राम आप देखिए, ABCDEF, मैंने टोटल 6 टाइप के लीव्स आपको दिखा रखी हैं। इनमें क्या खास बात है? तो आप देख सकते हैं इनमें खास बात ये है कि ये जितने भी लीव्स हैं इनमें ग्रीन कलर पूरी लीफ में नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल पूरी लीफ में नहीं है। और अगर पूरी लीफ में क्लोरोफिल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट ऐसा रहेगा लीफ का जहाँ फोटोसिंथेसिस के बाद जो स्टार्च बन रहा है वो नहीं बनेगा। तो ये मतलब होता है वैरीगेटेड लीव्स का। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं मनी प्लांट या क्रोटन। तो देखिए जो फर्स्ट ABC जो आप देख रहे हैं ये किसके, ये जो लीव्स हैं ये किसके हैं? क्रोटन प्लांट का है। क्रोटन प्लांट कैसा होता है? इस तरह से साइड में देखिए डायग्राम दे रखा है। आपने अक्सर अपने, हो सकता है गार्डन में ही आपके हो या स्कूल में आपने ज़रूर देखा होगा। फिर इसके बाद साइड में ये जो 3 डायग्राम हैं ये मनी प्लांट के हैं, ये तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये पहली बात क्लियर हो गई कि वैरीगेटेड लीव्स का क्या मतलब होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम। देखिए ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्च का क्या इम्पोर्टेंस है और कोई भी प्लांट जब ग्लूकोज बनाता है तो उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। तो कुछ टाइम तक अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं भी करेगा तो वो उसके पास स्टोर्ड फूड की तरह होता है। तो हमें क्या करना है, हम जिस प्लांट पे भी ये एक्टिविटी करने वाले हैं उस प्लांट के पास जितना भी स्टार्च है वो सारा का सारा हमें ख़त्म करना है। इसलिए हमने उसको 3 दिन के लिए कहाँ रख दिया? डार्क रूम में रख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, सारा का सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा उसका। अब क्या करना है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स, प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। 6 घंटे के लिए आप उसको धूप में रखेंगे, उसके बाद एक पत्ती वहाँ से तोड़ लेंगे। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं वैरीगेटेड लीव्स में ग्रीन कलर पूरी लीव्स में तो होता नहीं है, कुछ पार्ट में होता है। जहाँ जहाँ भी ग्रीन कलर है वैसा ही आप ट्रेस पेपर ले करके ट्रेस कर लेंगे, तो इस तरह से आपके लीफ का एक डायग्राम बन जाएगा। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। बॉयल करने से जो लीफ की सेल मेम्ब्रेन है, जो क्यूटिकल है, वो सब कुछ डैमेज हो जाएगी। और ऐसा करने से नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे अल्कोहल में डालेंगे तो सारा का सारा जो क्लोरोफिल है वो बाहर आ जाएगा। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब हमें इस लीफ को, जिसको कि हमने किल कर दिया है, उसकी जो सेल्स हैं, क्योंकि जब हम पत्ती को तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद भी उसमें कुछ टाइम तक उसमें फोटोसिंथेसिस चलता रह सकता है, तो इसलिए हम उसको लीफ को हमने पूरी तरह से किल कर दिया है। अब हमने उसे क्या किया, अल्कोहल के एक बीकर में डुबो दिया। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अल्कोहल में हमने लीफ को डाल रखा है। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब हमें क्या करना है, बॉइल्ड लीफ को जिसे अल्कोहल में डाला गया था उसे गर्म करना है। अगर हम डायरेक्टली हीट करेंगे तो क्योंकि अल्कोहल इन्फ्लेमेबल होता है तो आग लग जाएगी अल्कोहल में। ऐसा नहीं हो, इसलिए हमेशा हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, अल्कोहल को डायरेक्ट हम बॉयल नहीं करते बल्कि बॉइलिंग ट्यूब में रखते हैं। तो हमने क्या किया, वाटर के ऊपर आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने इस ट्यूब को रख दिया है। अब हम इसे इनडायरेक्ट तरीके से बॉईल कर रहे हैं। तो अब क्या होगा इससे, क्योंकि जो लीफ की सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो डैमेज हो गई है। तो जब अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल क्लीनिंग का काम करता है। तो अल्कोहल जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को वहाँ से बाहर निकाल लेगा। ऐसा करने की वजह से अल्कोहल का पूरा जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन। फिर इसके बाद इसने पूछ भी रखा, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीन और जो लीफ का कलर हो जाएगा वो कैसी हो जाएगी, कलरलेस। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब लीफ में
बचा क्या है? बचा है स्टार्च। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि स्टार्च का रिएक्शन जब आयोडीन के साथ होता है तब क्या होता है? ब्लू कलर आता है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमें लीफ को बाहर निकालना है, साफ करना है, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देना है और उसके बाद बाहर निकाल कर फिर उसे साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद कैसा दिखाई देगा? तो आप देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम में 2 लीफ आप देख रहे हैं। इसमें जो ग्रीन कलर की लीफ है ये जब हमने तोड़ा था तब का है, और ये जो आप साइड में जो लीफ देख रहे हैं ये ब्राउन कलर बाहर आ गया है और डीप ब्लू या ब्लैक कलर कहाँ आ गया है? अंदर आ गया है। यानी कि जिस पार्ट में स्टार्च था, जहाँ क्लोरोफिल था तो स्टार्च बना तो वो पार्ट कैसा हो गया है? ब्लैक। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन पार्ट में क्लोरोफिल था उन पार्ट्स में स्टार्च बना और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ स्टार्च नहीं बना। तो ये तो बात हो गई एक्टिविटी 6.1 की। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो देखिए स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा होल है। कहाँ होता है? लीफ की लोअर सरफेस में। अभी हमने देखा था, इसके जस्ट पहले जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि लीफ का जो लोअर सरफेस होता है वहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिड और फ्लैसिड स्टेट ऑफ द गार्ड सेल। तो देखिए लीफ के लोअर सरफेस में जो होल है वो सराउंडेड होता है गार्ड सेल से। 2 गार्ड सेल होती हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड हैं, इनका मतलब समझते हैं, टर्जिड और फ्लैसिड। तो अगर आप किसी आपके पास घर में जो गार्डन में जो भी प्लांट्स होंगे, अगर आप उसमें एक दिन पानी ना डालो तब उसकी लीव्स आप जैसे देखते हो उसको तो बोलते हैं फ्लैसिड। और पानी डालने के बाद 1-2 घंटे के बाद आप उसी प्लांट को देखोगे तो अब वो प्लांट जैसा दिखाई देगा वो कैसा होता है? टर्जिड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा किशमिश जो ड्राई फ्रूट है, जब आप उसको पानी में डाल देते हो तब वो कैसा हो जाता है? तब वो फूल जाता है। तो फूल गया तो अब उसको हम क्या बोलेंगे? वो टर्जिड हो गया। और इसके पहले वो कैसा था? फ्लैसिड स्टेट में था। तो अब आप समझ गए होंगे टर्जिड और फ्लैसिड का क्या मतलब होता है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन गार्ड सेल्स आर इन टर्जिड स्टेट। टर्जिड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जब गार्ड सेल्स में बहुत सारा पानी है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। स्टेट द स्टोमेटल व्हेन गार्ड cells are in turgid state, the stomatal aperture opens, and when guard cells are in flaccid state, the stomatal aperture closes. तो क्या बात हो रही है कि जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर होगा उस टाइम पे जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन होगा, और जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड स्टेट में होंगे यानी वाटर उसमें कम होगा तब जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझिए कि जैसे आपकी जो आँख है उसमें अगर ऊपर और नीचे जो लेयर है आईब्रोज, अगर उसमें स्वेलिंग हो जाए तो आपकी आँख क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। और स्वेलिंग जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर से आपकी आँख क्या हो जाएगी? ओपन हो पाएगी। तो इसी तरह से कुछ स्टोमेटल पोर में भी हो रहा है। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज़ थिक। अब आप डायग्राम में ध्यान से देखिए, जो गार्ड सेल है उसका जो इनर वॉल है उसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड आउटर वॉल टुवर्ड अदर एपिडर्मल सेल। देखिए बाहर वाली जो लेयर है वो कैसी है? पतली है, थिन। व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इज इंक्रीज। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जब गार्ड सेल के अंदर काफ़ी सारा पानी आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। द आउटर इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज पुश्ड आउट। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा? जो आउटर लेयर होगी वो कहाँ चली जाएगी? बाहर की तरफ। Due to which a tension is created on the inner thicker wall, thus pulling the inner thicker wall toward the periphery, thus leading to the opening of the stomatal aperture. और ऐसा होने की वजह से क्या हो जाएगा? stomatal aperture open हो जाएगा। On the contrary, when the guard cells are in a flaccid state, और जब वाटर का डिफिशियंसी होगा, तब the outer thinner wall of guard cells return to original position. तब वापस से
जो इनर वॉल है वो अपनी कैसी पोजीशन में आ जाएगा, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यानी कि सेंटर की तरफ। और ऐसा होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो स्टोमेटल जो अपर्चर होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी प्लांट्स की बॉडी में वाटर का अमाउंट है ज़्यादा तो स्टोमेटा हो जाएंगे ओपन, और जब प्लांट बॉडी में वाटर का अमाउंट हो जाएगा कम तो स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। अब ये जो आपके 10th की बुक में डायग्राम बना हुआ है ये वही वाला डायग्राम है। गार्ड सेल आप देख सकते हैं, स्टोमेटल पोर और क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं एक्टिविटी 6.2 की। तो इस एक्टिविटी में हमें डेमोन्स्ट्रेट क्या करना है। डेमोन्स्ट्रेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो हमें लेना है 2 पॉटेड प्लांट्स, यानी कि गमले में लगे हुए 2 पौधे नियरली इक्वल साइज़। ध्यान रखना है कि हमें क्योंकि कंपैरिजन करना है, एक्सपेरिमेंट केवल एक में ही करेंगे, एक को कंपैरिजन के लिए रखना है, इसलिए इक्वल साइज़ का होना चाहिए। 2 ग्लास प्लेट्स, 2 ग्लास की प्लेट लेनी है। 2 बेल जार, ये ग्लास का जार होता है और इसका शेप कैसा होता है, बेल शेप होता है, इसलिए इसको बेल जार बोलते हैं। पेट्री डिश, इसमें हमें कुछ केमिकल रखना होगा इसलिए पेट्री डिश चाहिए। बीकर, 70% अल्कोहल, इसके अलावा स्पिरिट लैम्प, टेस्ट ट्यूब, KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। KOH भी लिया जा सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्टिविटी। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, ये बात हो गई। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, तो 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखने से क्या होगा, जो भी इसके पास स्टार्च होगा वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। तो अब इसके पास स्टार्च नहीं बचा। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। हमने 2 ग्लास प्लेट लिया है, दोनों ग्लास प्लेट के ऊपर क्या रख देंगे, दोनों प्लांट को। प्लेस अ वाटर वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाई द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। अब दोनों प्लांट में से एक के पास हमें पेट्री डिश के अंदर क्या रख देना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है, ये एनवायरनमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं कि बेल जार से इसको कवर कर दिया गया है। यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज़ एयर टाइट। अब ध्यान ये रखना है कि ऐसा ना हो कि बाहर से एयर इस बेल जार के अंदर चला जाए, इसलिए हमें पूरा इसको एयर टाइट कर देना है। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब जब इन दोनों प्लांट्स को हम सनलाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, दोनों प्लांट्स के पास है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, हमने धूप में रख दिया। और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 भी चाहिए, लेकिन एक प्लांट के जार के अंदर हमने क्या रख दिया, KOH। तो उस बेल जार के अंदर जो भी एयर है वहाँ से सारा CO2 कहाँ चला जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पास। तो अब इस एयर में CO2 नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला प्लांट है जिसमें हमने KOH नहीं रखा है वहाँ क्या है, CO2 है। तो अब टू बोथ फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours, 2 घंटे के लिए रख दिया। प्लग अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। तो जो अभी हमने एक्टिविटी 6.1 की थी फिर से उसको रिपीट करना है, लेकिन इस बार 2 लीफ के लिए करना है। दोनों ही प्लांट से एक एक लीफ लेंगे, दोनों के लिए करना है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो देखिए भाई, जिस प्लांट में हमने KOH रख दिया था प्लांट के जार के अंदर, वहाँ स्टार्च या तो नहीं शो करेगा या बहुत कम शो करेगा। लेकिन जिसमें हमने KOH नहीं रखा था तो उसमें जो एनवायरनमेंट अंदर उसके है जार के अंदर, वहाँ क्योंकि CO2 प्रेजेंट है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या देखा यहाँ, द लीफ ऑफ प्लांट टर्न्स ब्लू शोइंग द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। ये किसके लिए है,
ये उस प्लांट के लिए है जिसमें हमने KOH नहीं रखा। द लीफ ऑफ प्लांट रिमेन्स कलरलेस शोइंग द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ये किसके लिए, जिसमें हमने KOH रखा। दिस क्लियरली शोज दैट द CO2 was absorbed by KOH so that the plant failed to get CO2 and did not perform photosynthesis. This shows that CO2 is necessary for photosynthesis. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। अब दो टॉपिक और देखेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफ में। हालांकि ये NCERT 10th में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में दे रखा है और जो बच्चे कोटा जाते हैं उन्हें भी ये बता दिया जाता है, तो इसलिए आप भी जान लीजिए। तो देखिए C4 साइकिल और हैच-स्लैक साइकिल। देखिए जब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पता चला कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस को हम दो टाइप के स्टेट में या दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को। अब जो डार्क रिएक्शन है वहाँ पे हमने बताया था कि डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस में जो CO2 है उसका किस में कन्वर्जन होना, ग्लूकोज में कन्वर्जन। और ये जो ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है ये एक पूरा साइक्लिक वे में होता है, और इस साइक्लिक वे में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का बनता है और उसको क्या बोला था, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे जिनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का नहीं बल्कि 4 कार्बन का बनता है, और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो हैच-स्लैक ने ये बताया कि 3 कार्बन के ही नहीं बल्कि 4 कार्बन के भी कंपाउंड फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में बनते हैं। तो इस ऐसे प्लांट्स जिनमें डार्क रिएक्शन के ग्लूकोज बनाने वाली साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स, और इस साइकिल को क्या बोलते हैं, C4 साइकिल।